तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ हम लोग। तो गाइस देखो, इस सेशन में हम क्या करने वाले, अब आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हो तो यानी कि आपके टीआईएफआर और जस्ट एग्जाम आपके अच्छे गए, यानी कि आपको मैं ये कह सकता हूँ कि बीएससी की अच्छी नॉलेज है। ठीक है। तो अभी हमारा जो मोटिव रहेगा गाइस इन सेशंस का, जो हमारे इंटरव्यू सेशंस के अंदर हो रहे होंगे, ये रहेगा कि थॉट प्रोसेस हमारा डेवलप हो रहा हो कि अगर तुमसे इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम पूछी जा रही हो तो जल्दबाजी के कारण या फिर गलत डायरेक्शन में जाने के कारण तुम चीजों को गलत ना बोल दो। क्योंकि काफी बार यार ऐसा होता है कि हमारा ना, जैसे हमने क्वेश्चन सुना फर्स्ट टाइम में मे बी हमारा वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन तब तुम उसको थोड़ा और सोचोगे तो वो करेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन तब तक शायद से थोड़ी सी लेट हो जाए। ठीक है। तो क्योंकि देखो, जो अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो वहां पर जो मैटर करता है वो करता है हमारा थॉट प्रोसेस, साथ में हमारी मैथमेटिक्स। क्योंकि कुछ इंटरव्यूज तुम्हारे ऐसे भी होंगे जहां पर तुम्हारी मैथमेटिक्स को भी चेक किया जाएगा। ठीक है। डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कि तुम किस टाइप की आगे चूज कर रहे हो। अगर आप एक्सपेरिमेंटल चूज कर रहे हो, ठीक है, कि आप अगर अपनी इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी एक्सपेरिमेंटल डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, तो वहां पर शायद से आपकी ज्यादा मैथमेटिक्स चेक नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी थ्योरेटिकल फिजिक्स को चूज कर रहे हो तो वहां पर आपकी फिर मैथमेटिक्स भी चूज की जाएगी, क्योंकि यार सारी जो थ्योरी बनेंगी वो मैथमेटिक्स के ऊपर ही बनेगी। ओके। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं थोड़े से मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको जो प्रिपरेशन अपनी रखनी है वो क्या सोचते हुए रखनी है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपको चीजें ऑलरेडी आती हैं। ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, तभी आपके एंट्रेंस निकले हैं। ठीक है। अब उसके आगे की बात करते हैं। पहली बात, जो हमारे एग्जाम में जो मतलब जो इंटरव्यू में हमसे जो चीजें पूछी जाएंगी वो काफी बेसिक लेवल से पूछी जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे सामने बेसिक क्वेश्चन आएगा। इस सेशन के मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं बेसिक लेवल के। ठीक है। मैं तुमसे उनका आंसर भी पूछूंगा एंड मे बी तुम में से कुछ लोग बता पाएंगे, कुछ लोग शायद ना भी बता पाए। ठीक है। लेकिन एक थॉट प्रोसेस तुम्हारा डेवलप हो रहा होगा कि किस तरह की चीजें हैं, क्योंकि मे बी क्वेश्चन सुन के मिल सकता है क्या काफी इजी चीज पूछ ली, राइट, लेकिन हो सकता है कि वो इतनी इजी भी ना हो। ठीक है। या फिर कभी कभी चीजें सुनने में मुश्किल लगती हैं या फिर रीड करने में मुश्किल लगती है, लेकिन चीजें काफी आसान होती हैं। ठीक है। तो दोनों ही टाइप के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिए, उनको हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे और आज का सेशन थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है। जो आगे आने वाले सेशन है वो थोड़े लेंदी भी रहेंगे। ठीक है। और ज्यादा चीजें हम वहां पर सीख रहे होंगे। आज का जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है हमारा। ठीक है। पहला सेशन था हमारा ये, राइट। तो यहाँ पर काफी बेसिक लेवल के ऊपर चीजें रहेंगी। कोई मैंने बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक नहीं पिक किया है, सारे जो मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं काफी बेसिक लेवल के ऊपर पिक किए। ठीक है। जैसे हम आगे जाएंगे तो एक आधा एडवांस क्वेश्चन भी आएगा। देखो इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। ठीक है। और ये बिल्कुल मत मान के चलना कि तुम्हें 100% का आंसर करना है। ठीक है। 100% ऐसे तुम आंसर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुमने लेट से 60%, 70%, 80% तुमने अच्छे से आंसर किया है एंड प्रोफेसर तुम्हारी अप्रोच के साथ खुश है कि जिस तरह से तुमने अप्रोच किया है, जो तुम्हारा थिंकिंग लेवल है, अगर उसके साथ वो खुश है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। 100% आंसर करना कोई नेसेसरी नहीं होता और ना कोई कर सकता है, सीधी सी बात है। ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर कि प्रिपरेशन का हमें क्या ध्यान रखना है। तो पहली बात क्या है कि बेसिक से तुम्हारे पास क्वेश्चन शुरू हो रहे होंगे और वो एडवांस तक जा रहे होंगे। ठीक है। तो अब तब तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट से, ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा है तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर से काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ईएमटी का मैंने पिक किया एक टॉपिक, लेट से मैंने चूज किया ईएम वेव। ठीक है। मैंने चूज किया ईएम वेव। तो अगर लेट से प्रोफेसर को क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछेगा कि जो हमारी ईएम वेव होती है उसका किस टाइप का हमारा सॉल्यूशन होता है। तो तुम्हें पता है कि हमने प्लेन वेव सॉल्यूशंस का हमने पढ़ा है। ठीक है। तो वो पूछ लेंगे तुमसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लेन वेव हमारे पास क्या होती है, फिर तुम उसका आंसर करोगे। फिर उसके बाद कहेंगे कि प्लेन वेव जो ये हमें मिली है ये कहां से मिली है, कैसे पता चला कि हमारे पास प्लेन वेव सॉल्यूशन आएगा ईएम वेव का। तो फिर तुम्हारा आंसर क्या होगा, मैक्सवेल इक्वेशंस आएंगी कि भाई हमने मैक्सवेल इक्वेशन का यूज किया था और वहां से हमने वेव इक्वेशन डेवलप की थी और वहां से हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल के आया। तो अब तुमसे और चीजें पूछी जा सकती हैं इसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल कि जो मैक्सवेल इक्वेशन है क्या सिर्फ ये प्लेन वेव सॉल्यूशन ही देंगे, तो उसका आंसर है नहीं, और भी टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्फेरिकल वेव हो सकती है। ठीक है। जैसे तुम्हारे पास एक लाइट सोर्स होता है, ये लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स से हर डायरेक्शन में क्या निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं। वेव फ्रंट तुमने पढ़ा है ना कि एक पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर हमारी स्फेरिकल वेव्स आ रही होंगी। तो बेसिकली यहां पर क्या होगी, सिमिट्री होगी। क्या होगी, सिमिट्री होगी। इस तरह मतलब ये सेंटर में होगा इसके बिल्कुल, और हमारे पास यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे होंगे इस तरह से। यस और नो। तो इस तरह से हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट हो रहे होंगे जो हर डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो हो सकता है अब तुमसे इसका सॉल्यूशन पूछ लिया जाए कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा। ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो अपने पास यहाँ पर प्लेन वेव वाला तो होता ही है ऊपर। ठीक है। प्लेन वेव का ये सॉल्यूशन होता है, इसके साथ में बस डिवाइड बाय आर आ जाता है।
तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये भी तुम्हारी मैक्सवेल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये तुम्हारा स्फेरिकल वेव सॉल्यूशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि तुम्हें अगर ये तुम्हारा स्फेरिकल वेव सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो तुम इसको बना कैसे सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हो, एक के बाद सेम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जा रहा है, तुम आंसर कर रहे हो, प्रोफेसर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट उसी के ऊपर कि इसको तुम्हें अगर डेवलप करना हो, डेवलप कैसे करोगे। तुम क्या कहोगे कि एक लाइट पॉइंट सोर्स है मेरे पास, तो वो भी डेवलप कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुमसे पूछ लेगा, चलो ये तो लाइट की टर्म्स में बात हो गई, लेकिन तुम्हें कोई क्लासिकल एग्जाम्पल क्रिएट करना है इसका। ठीक है, तो तुम उसको कैसे सोच सकते हो। ठीक है, फिर थोड़ा तुम सोचोगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल तुम्हारे मन में आ रहे होंगे कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कुछ तुम शायद एलिमिनेट कर लोगे, कुछ सही आंसर्स भी आ सकते हैं, शायद से तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक ना भी करे। किसी के माइंड में कुछ आ रहा है कि हम यहाँ पर क्लासिकल एग्जांपल किस तरह से हम यहाँ पर एक डिजाइन कर सकते हैं जहां पर हम स्फेरिकल वेव्स को देख पाए। एनीवन। साउंड वेव सर। साउंड वेव, और कोई। साउंड वेव भी एक्चुअली थोड़ी डायरेक्शनल हो जाती है बेसिकली, लेकिन तुम क्रिएट कर सकते हो करना चाहो तो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई और एग्जाम्पल। एनीवन। कोई कुछ वाटर के साथ करना चाहे। देखो ये थॉट प्रोसेस तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी होता है कि तुम शायद से डायरेक्टली आंसर ना कर पाओ, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो तुम्हें प्रोफेसर तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि वो तुम्हारा थॉट प्रोसेस समझ। मैंने कहा ना कि शायद से तुम 100% क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो उन टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, जो तुमसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम किस तरह से उसको अप्रोच कर रहे हो। अगर तुमने वो भी कन्वे कर दिया, तुम उस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो प्रोफेसर वहां पर भी कन्विंस तुमसे हो जाएंगे। एंड कभी कभी प्रोफेसर तुम्हें रास्ता भी दिखाएंगे वहां तक पहुंचने का। ठीक है, तो वो तुम्हें जैसे जैसे मैं आगे सेशंस के अंदर जाऊंगा, वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा कि किस तरह से प्रोफेसर हेल्प भी करते हैं बीच बीच में, तुम्हें हिंट्स देंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि तुम फर्स्ट टाइम में समझ जाओ कि प्रोफेसर तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। राइट, तो वो बीच बीच में तुम्हें स्टेप्स देंगे, अगर तुमने उनको स्टेप्स को फिल कर दिया बीच में तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मैंने कुछ इस तरह का सिस्टम डिजाइन कर दिया, मैं इसी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो भी स्फेरिकल वेव्स बना रहा था। देखना अभी, एक मैंने यहां पर एक बहुत बड़ा चैम्बर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने वाटर को फिल करा दिया। क्या करा दिया, इसके अंदर मैंने वाटर को मैंने फिल करा दिया। अब इसके अंदर मैं यहां पर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ठीक है, और इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ना कैपेबल है, किस चीज में कैपेबल है, अपना रेडियस चेंज करने में। ठीक है, किस में कैपेबल है, अपना रेडियस चेंज करने में। तो इसका रेडियस कम हो सकता है, बढ़ सकता है, तो बेसिकली इसका साइज ऐसे हो रहा है, समझ रहे हो। ये मान लो कि ये सरफेस है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, मतलब पूरा हर डायरेक्शन बाहर जा रहा है, हर डायरेक्शन अंदर आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो वो चीज यहां पर हो रही है। तो अब ये जो वाइब्रेशन यहां पर हो रही है, जिसका साइज कम बड़ा हो रहा है, इससे क्या होगा, इससे जो वोटर्स हैं, जो इसके साइड में जो वोटर लगा हुआ है वो भी हिलेगा साथ में। तो यहां पर हमारे पास वेव की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहां पर जो वेव होगी वो स्फेरिकल वेव होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है सोचने का। ठीक है, राइट, तो तुम्हें इस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, राइट, तो स्फेरिकल वेव तुम इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हो। तो एक के बाद इस तरह के तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन और भी बन सकता है यहां से, तुम किस सिचुएशन में स्फेरिकल वेव को और प्लेन वेव को एक जैसा कह सकते हो। कोई इसके ऊपर कुछ कहना चाहेगा, किस केस में स्फेरिकल वेव जो है वो हमारी प्लेन वेव बन सकती है। एनीवन। इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी के ऊपर। अगर तुम यहां पर इसका रेडियस, जैसे तुम्हारे पास स्फेरिकल वेव है, ये ऐसे ट्रेवल करेगी बाहर की तरफ। अगर तुम यहां पर काफी दूर चले जाओ, लेट्स से तुम यहां पर आ गए, तो अब यहां पर इसका रेडियस और बढ़ गया ना। तो रेडियस बढ़ गया तो क्या दिखाई देगा कि यहां पर ये फ्लैट रीजन सा फॉर्म हो गया, राइट, जिसको तुम कहोगे कि प्लेन वेव बन रही है। तो जितना रेडियस तुम्हारा बड़ा होता जाएगा, ये तुम्हारी प्लेन वेव बनती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस लिमिट के अंदर तुम स्फेरिकल वेव को प्लेन वेव की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, इस लिमिट के अंदर तुम स्फेरिकल वेव को एक प्लेन वेव की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो इस तरह से तुम्हारे क्वेश्चंस की फॉर्मेशन हो रही होगी। तो जो तुम टॉपिक पढ़ रहे हो, इन्हीं चीजों को तुम्हें ख्याल रखना है कि लेट्स से हमेशा क्वेश्चन एक शुरुआती में बहुत इजी लेवल पे आएगा, जो तुम आंसर करोगे, जो तुमने वर्ड्स बोली, जो तुमने टर्म्स वहां पर यूज की, राइट, वहीं से तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्मेशन हो रही होगी, तब तक प्रोफेसर तुमसे सेटिस्फाई ना हो जाए। जैसे मैंने यहां पर तुम्हें एक एग्जांपल दिया, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने आंसर्स तुम्हें दिए उसी से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निकाला। ठीक है, तो इसी तरह के तुम्हारे इंटरव्यू में भी हो रहा होगा। आई होप कि आपको एक हल्का सा आइडिया लगा होगा कि किस तरह से आपका इंटरव्यू जाने वाला है। ठीक है, अब ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पर डाले हैं, ठीक है, उनको हम यहां पर एक बार देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो देखो पहला क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, बिलीव मी, और सब लोग, कोई बोलेगा नहीं, सब लोग 2 मिनट के लिए सोचेंगे, ठीक है, आराम से सोचो और टाइप करना। पूरा डिटेल में टाइप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पॉइंटर्स की फॉर्म में जो मेन मेन पॉइंट है, ठीक है, तो जस्ट वो तुम लिख सकते हो, मैं तुम्हें समझ जाऊंगा कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड हैपन टू ए बैलून फिल्ड विद हीलियम टाइड इन अ कार एंड इफ अ कार इज गिवन सम एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक कार है जो कि एक्सेलरेट कर रही है, और उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, एक बैलून को छोड़ दिया उसके अंदर, ठीक है। ये मान लो कार है तुम्हारे पास, कार तुम्हारे पास आगे जा रही है, लेट्स से सम एक्सेलरेशन ए के साथ। इसके अंदर एक यहां पर हीलियम गैस है इस बैलून के अंदर, ठीक है, एक बैलून है और इसके अंदर हीलियम गैस है। हमें बताना है अब इसके साथ क्या हो रहा होगा, इसका मोशन कैसा हो रहा होगा, ठीक है। सोचो और सब लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। पहला लाइन में तुम्हारा होना चाहिए कि होगा क्या इसके साथ, ठीक है, और दूसरी लाइन में होना चाहिए कि क्यों होगा ऐसा इसके साथ, ठीक है। तो दोनों चीजें मेरे को चाहिए। चैट बॉक्स तुम्हारे सामने होगी, करो आंसर इस चीज का। अभी सिर्फ एक ने आंसर किया है, बाकी लोग जो गैस आंसर जरूर करना, तभी एग्जाम में भी वहां पर बोल पाओगे इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। देखो फिजिक्स सबने पढ़ी है, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा जैम भी अच्छा गया होगा सबका, टीएफआर भी अच्छा गया होगा, जस्ट भी अच्छा गया होगा, ठीक है। लेकिन स्टिल गलतियां होती हैं, जैसे मैं भी देख रहा हूं किसी का भी अभी तक एक का भी सही आंसर नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर देख के तुम्हें भी लगेगा अरे यार क्या हुआ ये, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कुछ सेकंड्स हो रहे हैं guys तुम्हारे पास, कोई अपना आंसर को करेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। ओके, तो गाइस देखो किस तरह से प्रॉब्लम को देखना है। हमें सबको पता है कि तब कार आगे एक्सलेट करेगी, इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी, ये चीज सबको पता है, तो सूडो फोर्स लगेगी पीछे की तरफ, ये चीज सबको पता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ इतने के ऊपर नहीं रहना इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर हीलियम गैस दे रखी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये चीज सबने ऑब्जर्व की होगी, अगर मेरे पास ये हीलियम बैलून है यहां पर, ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर जस्ट छोड़ता हूं तो ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, सब लोग एक बार चैट बॉक्स में डालना, ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, डाउन या अप, जस्ट इतना टाइप करना है सबको। इसका रीजन सबको पता है कि ऐसा क्यों होगा और ये कहां जाएगा, राइट। तो अब जितनों ने आंसर किया है सबने आंसर किया है। ये कंसेप्ट सबको पता था कि हीलियम हमारे पास लाइटर होती है सराउंडिंग एयर से, जिसकी वजह से ये ऊपर चली जाएगी। सबने देखा भी है यार, मूवीज के अंदर भी काफी जगह आता है, राइट, या फिर वेंडर्स भी लेके घूम लेते हैं। हीलियम का तो वैसे थोड़ा कम ही घूमते हैं वो, ठीक है, दूसरी गैस का रहते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं तो तुमने देखा ही होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हीलियम बैलून को अगर तुम रिलीज करते हो तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हीलियम लाइटर इन वेट होती है, करेक्ट। तो ग्रेविटी तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक्ट कर रही थी,
राइट। तो mg फोर्स तो नीचे है, जाना तो चाहिए था नीचे, तो नीचे क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों गया? क्योंकि एक्चुअल में जो इसके ऊपर यहां पर एयर है ना, जो यहां पर सराउंडिंग वाली एयर है, ये ज्यादा हैवी है, तो इसके ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है ना वो ज्यादा है, तो ये नीचे आएगा और हीलियम गैस ऊपर जा रही है, तो बैलून ऊपर जाएगा। सेम सिनेरियो यहां पर भी होने वाला है। सूडो फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, ठीक है, लेकिन अपने पास जो हीलियम है वो लाइटर है, तो अपने पास क्या होगा, हीलियम बैलून आगे जाएगा, जैसे यहां पर ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था ना, ऐसे यहां पर सूडो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो बलून है ये कार के फ्रंट पे आ जाएगा, ना कि बैकवर्ड, ठीक है। तो यहां पर जो बलून है ये इसके फॉरवर्ड में आ जाएगा, ना कि बैकवर्ड। इसको इस तरह से हमें आंसर करना था, ठीक है। पहले तुमसे पूछेंगे कि कहां जाएगा, फिर उसका रीजन भी पूछेंगे तुमसे कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये कंसेप्ट सबको पता था, लेकिन यहां पर गलती की ना, किसी का भी आंसर सही नहीं था ये, ठीक है। तो ऐसी चीजों को तुम्हें पकड़ना, अगर इंटरव्यू में तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं तो वहां कैच होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। राइट, कंसेप्ट इजी है, सूडो फोर्स का कंसेप्ट है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन गलतियां स्टिल हुई यहां पर, ठीक है। तो ऐसी गलतियों से तुम्हें बचना है, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं एक और। ये होमवर्क प्रॉब्लम है, तुम सोच के आओगे इसके बारे में, ठीक है। यहां पर मैंने क्या बोला, व्हाट वुड हैपन टू अ बलून फिल्ड विद हीलियम टाइड टू अ कार मूविंग इन अ सर्कल। तो अपने पास लेट से एक कार है, ये सर्कुलर पाथ है जहां पर ये कार मूव कर रही है, एंड इसके साथ हमने यहां पर एक बलून को अटैच कर दिया। तो अब बलून कहां पर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ जाएगा? अब तुम्हें इसका आंसर तुम्हें निकाल के आना है कि बलून यहां पर क्या कर रहा होगा, ठीक है। आराम से सोचना, ठीक है, कुछ डेरिवेशन करनी है डेरिवेशन कर लेना, एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाल लेना, राइट। तो करके तुम आओगे इसको, ठीक है, कि क्या कुछ इसके साथ हो रहा होगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ओके। सिमिलर प्रॉब्लम है जैसे पीछे वाली प्रॉब्लम थी, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, लेट्स से हमारे पास एक रूम है, ठीक है, यहां पर हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं कहूं तुमसे कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे तुम्हारे लेफ्ट साइड में आ जाए या सारे के सारे तुम्हारे पास राइट साइड में आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल एयर मॉलिक्यूल्स इन एयर आर कंडेंस्ड इन योर आइदर लेफ्ट और राइट साइड। तो या तो सारे लेफ्ट में आ जाए तुमसे, या सारे के सारे तुम्हारे राइट में आ जाए, ठीक है। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या होगी, ठीक है। तो आंसर करना चाहोगे, करो ट्राई एक बार, सोचो इसके बारे में कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। और यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स का काउंट तुम एन मान सकते हो, ठीक है, एन मॉलिक्यूल्स मान लेना, यहां पर काउंट लेना, ठीक है, ओके। तो लेट्स से तुम्हारे पास एन एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब यहां पर इसको आंसर करो। ये दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है गाइस, बिलीव मी मुश्किल नहीं है। सोचो कि हमारे पास अगर एक पार्टिकल है, उसके पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में सोचो, एंड देन थिंक अबाउट द प्रोबेबिलिटी जो तुमने क्लास 12th में पढ़ी थी, ठीक है, या फिर स्टेटमैक में जो तुमने थोड़ी बहुत पढ़ी है, उनके अकॉर्डिंग सोचो। दोनों से आंसर हो जाएगा, क्लास 12th के कंसेप्ट से भी हो जाएगा, ठीक है, और जो तुमने स्टेटमैक में पढ़ा है उससे भी हो जाएगा, लेकिन सोचो जस्ट।
अगेन किसी का आंसर सही नहीं अभी तक। एक स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, नाइस। बाकी लोग जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। मैं करना शुरू करूं फिर इसको भी। तो देखो गाइस क्या सीन है, अपने पास यहां पर n पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकल के पास क्या चॉइस है, या तो वो लेफ्ट साइड में होगा या तो वो राइट साइड में होगा। तो यानी कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, लेफ्ट या राइट, ठीक है। n पार्टिकल्स हैं, तो हमारे पास यहां पर जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, वो यहां पर कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर n, ठीक है। जो मेरे पास यहां पर पॉसिबल आउटकम्स है एंड साथ में उसकी पावर में n। क्या इसी तरह का क्वेश्चन जो कोर्स के अंदर है वो रिलेट कर पाएंगे, या फिर जिन्होंने यूट्यूब पे भी क्लासेस फॉलो की मेरी, वहां पर भी मैंने एग्जांपल दिया है। मतलब इस एग्जांपल को मैं लेता ही हूं, क्योंकि वो एग्जांपल स्टेट मैथ को अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प करती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में हेड टेल वाला एग्जांपल किया था, कॉइन को टॉस करने वाला, ठीक है। तो वहां पर मेरे पास दो पॉसिबल आउटकम थे, हेड टेल, ठीक है। और हमने वहां पर 4 बार टॉस करवाया था उसको। तो मैंने वहां पर तुम्हें बताया था कि 2 की पावर 4 तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगी वहां पर, राइट। क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी याद करो कि अगर तुम 4 बार कॉइन को टॉस करते हो, तुम्हारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, चारों हेड आ जाए, तुम्हारे पास फिर 3 हेड आ जाए, एक टेल आ जाए। ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्टेट हैं, इसके कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास टोटल 4 होंगे, ठीक है। इसका तुम्हारे पास ये एक ही है। फिर तुम्हारे पास और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 हेड 2 टेल, इसके कॉम्बिनेशन कितने होंगे तुम्हारे पास यहाँ पर, 6 होंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही 3 टेल 1 हेड, इसके कॉम्बिनेशन कितने होंगे तुम्हारे पास यहाँ पर, 4 होंगे। फिर तुम्हारे पास चारों के चारों टेल हो जाए, इसका कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास 1 होगा। अब इनको ऐड करो, ठीक है। 4 6 10 11, 11 4 15, 15 1 16। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर 16 माइक्रोस्टेट्स हैं। क्या है तुम्हारे पास है, 16 माइक्रोस्टेट्स हैं। इसी तरह से तब तुम यहां पर लेफ्ट राइट के यहां पर देखोगे, मतलब यहां पर जो तुम्हारे पॉसिबल आउटकम्स है वो लेफ्ट राइट, ठीक है। तो अपने पास यहां पर जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो क्या होगी, 2 की पावर n हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 की पावर n हो जाएगी, ओके। तो यहां पर ये है तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, या तो तुम्हारे वो लेफ्ट में हो या तुम्हारे वो राइट में हो, इसकी तुम्हें यहां पर प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अगर सिर्फ मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी टू बी ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी टू बी इन द लेफ्ट साइड। में एक्चुअली यहां पर एक स्लाइड और देनी चाहिए थी, चलो मैं आगे कर लेता हूं, बाद में शिफ्ट कर दूंगा इसके अंदर। तो अगर मैं तुम्हें बात करूं यहां पर प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ऑन द लेफ्ट साइड, जिसको मैंने पी ऑफ एल के साथ डिनोट किया है, ठीक है। फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल टू बी ऑन द लेफ्ट साइड, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास यहां पर कितनी होगी, अपने पास आएगी, एक माइक्रोस्टेट है जहां पर एल 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 बन रहा होगा एन टाइम्स, सिर्फ एक माइक्रोस्टेट ऐसी, ठीक है। तो अपने पास आएगा 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, यानी कि 2 की पावर n। एंड इसी तरह से प्रोबेबिलिटी टू बी ऑन राइट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 की पावर n। तो अगर इंडिविजुअल का पूछा था कि या तो सिर्फ लेफ्ट में हो तो ये वाला, सिर्फ राइट में हो तो ये वाला, एंड अगर इस तरह से पूछा है कि आइदर लेफ्ट और आइदर राइट, तो इसको ऐड भी करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो उस केस में अपने पास यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट और आर, इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन हमारे पास आ रही हो, तो यहां पर फेवरेबल केसेस जो है, राइट, वो हमारे पास 2 हो जाएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो जाएगी 2 की पावर n, इस तरह से। तो ये वो कंसेप्ट है जो स्टेटमैक का है, जो तुमने बीएससी के अंदर पढ़ा होगा। अभी मैंने तुम्हें कहा था कि क्लास 12 के कंसेप्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास के 12 के कंसेप्ट से कैसे करोगे, अगर एक पार्टिकल के पास चॉइस है कि वो लेफ्ट साइड में जा सकता है राइट साइड में जा सकता है, तो इक्वल प्रोबेबल है ना, हाफ इधर हाफ इधर, लेफ्ट की हाफ राइट की हाफ, यही है। और एन पार्टिकल्स कौन है, ठीक है।
तो अपने पास यहां पर पहला पार्टिकल टू बी ऑन द लेफ्ट, दूसरा पार्टिकल टू बी ऑन द लेफ्ट, थर्ड पार्टिकल टू बी ऑन द लेफ्ट, इसी तरह से हमारे पास यहां पर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ, तो यानी कि आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 की पावर n। ये गया तुम्हारा क्लास 12 के कंसेप्ट से, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास उस एक माइक्रोस्टेट के आने की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से तुम राइट साइड में होने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और अगर दोनों केस का पूछा है लेफ्ट और राइट, या तो सारे लेफ्ट में हो या सारे राइट में हो, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को तुम ऐड अप कर दोगे, तो वहां पर फिर वो 2 डिवाइड बाय 2 की पावर n आएगा। क्या ये चीजें यहां पर सबको समझ में आई? प्रोबेबिलिटी जस्ट, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कह लो। ओके, तो इस तरह से गाइस हमें यहां पर इस क्वेश्चन को आंसर करना था। ऑल गुड? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर? ठीक है। और रोहित तुमने 0.5 की पावर n आंसर किया है, इसको 2 ही मतलब 1/2 ही लिखोगे, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखो चीजों को ना जितना सिंपल वर्ड्स में बोलोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मे भी थोड़ा गलत अंडरस्टैंड कर ले तुम्हारे बोलने वाले को, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखोगे 1/2 की पावर, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। नाइस। तो आई होप कि क्वेश्चन यहां पर सबको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन गाइस तुमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तुम्हारी मैथ्स को, तुम्हारे थिंकिंग लेवल को समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। चीजें बदल सकती हैं, लेकिन जो वे रहेगा सोचने का वो इसी तरह का रहेगा तुम्हारा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन की फॉर्मेशन दूसरे तरीके से हो सकती है ना, लेकिन ये कंसेप्ट में भी तुम्हारा वहां पर अप्लाई हो रहा हो। ओके, अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तुमसे, ठीक है। क्या तुम आइगन वैल्यू का मतलब समझते हो? क्या तुम एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब समझते हो? इंडिविजुअली तुम शायद से बता दोगे दोनों को कि इंडिविजुअली ये होते हैं, लेकिन फिर तुमसे डिफरेंस पूछ लेगा कि इन दोनों के डिफरेंस क्या है, ठीक है, या ये हमेशा ही सेम होती हैं दोनों, ठीक है। तो इस तरह के तुम्हारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जाने को जा सकते हैं, राइट। तो बातों को लगता है कि दोनों चीजें सेम है, लेकिन एक्चुअल में दोनों चीजें सेम नहीं है, ठीक है। आइगन वैल्यू अलग होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू अलग चीज होती है। किसी सिस्टम के लिए हो सकता है कि आइगन वैल्यू एग्जिस्ट ही ना कर रही हो किसी ऑपरेटर के लिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज, ठीक है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। ओके, जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, तो पहली बात तो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ता है? एक ऑपरेटर के लिए एक आइगन स्टेट मेरे को चाहिए होता है। आइगन स्टेट क्या होता है कि तब ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो मेरे को यहां पर दोबारा से साई मिल रहा हो, ठीक है, और यहां पर साथ में एक स्केलर कांस्टेंट आ रहा हो। ये जो स्केलर कांस्टेंट है इसको कहते हैं हम आइगन वैल्यू, राइट। तो तब इस तरह की इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना, तभी हमारे पास आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहां पे जो हमें लैम्डा मिलता है वो है मेरे पास यहां पर क्या? आइगन वैल्यू। क्या ये मेरे पास आइगन वैल्यू, ठीक है। तो अब तुमसे पूछ भी लेंगे, जैसे तुमने 1D बॉक्स पढ़ा है, क्या 1D बॉक्स के तुम्हारे जो वेव फंक्शन है, क्या वो हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर के लिए आइगन स्टेट है? सब लोग इसको एक बार आंसर करो चैट बॉक्स में, यस और नो में। क्या हमारे पास मोमेंटम के लिए 1D बॉक्स या फिर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के जो वेव फंक्शंस हैं, क्या वो हमारे पास आइगन स्टेट्स हैं? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, राइट। तो मोस्टली लोग सभी आंसर सही कर रहे हैं इसका, राइट। तो देखो वो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो जैसे अगर मैं वेव फंक्शन की बात करता हूं 1D बॉक्स के लिए, तो वहां पर जो वेव फंक्शन होता है अपने पास वो किस तरह का होता है? √2/a, साथ में साइन n πx/a। और ये कौन से वाले सिस्टम के लिए होता है? नॉन सिमेट्रिक वाले केस के लिए होता है। नॉन सिमेट्रिक पोटेंशियल जिस केस में होता है उस केस का ये वेव फंक्शन होता है। सिमेट्रिक वाले केस में क्या होता है? पैरिटी एग्जिस्ट करती है ना, ग्राउंड वाला कोस, फिर साइन, फिर कॉस, फिर साइन। तो उस तरह से हमारा नेचर शिफ्ट होता रहता है उनका, राइट। वहां पर पैरिटी एग्जिस्ट करती है, इसकी पैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, तो अपने पास तब इसको तुम डिफरेंशिएट कराओगे, क्योंकि मोमेंट ऑपरेटर सबको पता है कि क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। तो इसको तब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का कोस बन जाएगा, तो ये इसके लिए आइगन स्टेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम की आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी नहीं यहां पर, ठीक है। मोमेंटम की आइगन वैल्यू तुम्हारी यहां पर एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। ओके, अब बात करें यहां पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका।
ठीक है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू और आइगन वैल्यू सेम चीज हो सकती है एक केस में, तब ये जो गिवन साई है वो इस ऑपरेटर के लिए एक आइगन स्टेट हो। ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर ये साई इस पी के लिए, या पी की जगह पर लेट से मैं एक ऑपरेटर ए ले लेता हूं, अगर यहां पर ये ऑपरेटर ए जो है वो साई का क्या है, आइगन स्टेट है, क्या है, साई का आइगन स्टेट है, तो उस केस में गाइस अपने पास यहां पर क्या होने वाला है, अपने पास यहां पर आएगा सम आइगन वैल्यू। ठीक है, तो इसको तुम लिखोगे ऐसे, लैम्डा साई, ऐसे लिखोगे। अब यहां पर लैम्डा कांस्टेंट है, इससे बाहर तुम लेके जा सकते हो उसको, तो अपने पास आएगा साई साई इस तरह से, राइट। और ये जो वेव फंक्शन होते हैं नॉर्मलाइज तो होते ही है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर हो जाएगा 1, तो ये आ गया इक्वल टू लैम्डा। तो यहां पर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इस केस में, वो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, आइगन वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये यहां पर इसकी आइगन स्टेट होता ही नहीं, तो यहां पर ये इस तरह की चीज हम नहीं लिख पाते, और अगर हम ये नहीं लिख पाते तो ये इक्वेशन भी वैलिड नहीं होती है कि नहीं। तो ये चीजें हमें दिखनी चाहिए थोड़ी कैलकुलेशन के अंदर कि चल क्या आ रहा है। ठीक है, राइट। अब फिर तुमसे पूछ लेगा कि तुम्हारे पास जैसे 1D बॉक्स है, वेव फंक्शन तुम्हारे पास ये है, तो इसके मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, सबको पता होगी, क्या होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की, जरा बताओ। मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है हमारे पास वेव फंक्शन की, सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, देखो सब तब आंसर करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो वही 4-5 लोग मैसेज करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैंने ये कहा कि हमारे पास मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या रहेगी 1D बॉक्स वाले सिस्टम के लिए, जो हमारा वेव फंक्शन है इसकी अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम निकालूंगा तो वो क्या आएगी। तो वैसे कोई ऐसी चीजें तो तुम्हें ना पता होनी चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए तुमने प्रिपेयर किया है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर भी आए हैं तुम्हारे। ठीक है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो तुम्हारे पास 0 आएगी। ठीक है, अब तुमने चलो आंसर कर दिया कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू तुम्हारे पास 0 है, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा कि ये 0 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम तुम्हें यहाँ पर क्या बता रही है। ठीक है, जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू है मोमेंटम की वो तुम्हें यहाँ पर क्या बता रही है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो वो क्या बता रही है कि अपने पास एक पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में भी जा सकता है, राइट साइड में भी जा सकता है, एंड मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इक्वल प्रोबेबल है इस तरफ भी जा सकता है इस तरफ भी जा सकता है विद द सेम मोमेंटम वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये कहने का मतलब मेरा। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन राइट में भी मूव कर सकता है लेफ्ट में मूव कर सकता है, तो तब इसमें इसका एवरेज निकालूंगा, राइट, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को तब मैं ऐड करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 0 एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब है वो ये है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तुमने सबने पढ़ी है, तो वहां पर तब हम देखते हैं एयर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर सकते हैं हर डायरेक्शन में, राइट। एंड वहां पर जो एवरेज वेलोसिटी होती है, मैं एवरेज स्पीड नहीं कह रहा हूं, मैं एवरेज वेलोसिटी कह रहा हूं, एवरेज जो वेलोसिटी होती है हमारे पास वो क्या होती है, 0 होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ना, राइट। तो वहां पर जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, उसी तरह से यहां पर भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर तुमको एवरेज वैल्यू ऑफ द मोमेंटम वो 0 है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये 0 है। अब फिर तुमसे पूछ लेगा कि चलो भाई ये मोमेंटम की तो 0 लेकिन पार्टिकल तो मूव कर रहा है, तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मोमेंटम क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, जो यहां पर ये पार्टिकल मैं कह रहा था कि इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, उसके मोमेंटम की क्या वैल्यू है, कैसे उसको तुम फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये तुमसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट। तो फिर तुम कैसे करोगे इस चीज को, एनर्जी का यूज करते हुए, कैसे, एनर्जी का यूज करते हुए। ठीक है, तो एनर्जी तुम्हें पता है ना कि पार्टिकल के पास क्या होगी, जैसे अगर मैं कहूं कि फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात, मतलब अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, अगर जैसे कि ग्राउंड स्टेट में क्या होता है हमारे पास, ग्राउंड स्टेट में हमारे पास जो एनर्जी होती है वो होती है एन, मतलब एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एम ए स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट की।
और जो एनर्जी है ये होता है पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m, पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर डिवाइड बाई 2ma²। तो यहां से अब तुम मोमेंटम की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, और ये तुम्हारे मोमेंटम की वैल्यू। और इस तरह क्वेश्चन तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में पहले आए हुए हैं, एंड इसी तरह से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं सेम चीज। ठीक है, तो अपने पास यहां पर क्या आएगा, 2m से 2m कट जाएगा, तो ये आ गया पाई एच कट डिवाइड बाई a। ठीक है, और अगर NH सेट होती तो यहां पर n स्क्वेयर होता, यहां पर फिर n स्क्वेयर आता, तो इधर n का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा होता इधर, अगर ये NH स्टेट के लिए मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए बोला गया होता तो। ठीक है, तो ये है मेरे पास मोमेंटम, और क्योंकि अंडर से निकला है तो यहां पर प्लस माइनस साथ में आएगा, ये प्लस डायरेक्शन में जा सकता है, माइनस डायरेक्शन में जा सकता है, तो ये मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसके इस तरह से एक के बाद यहां पर क्वेश्चन तुम्हारे फॉर्म होने को हो सकते हैं। ठीक है भाई, राइट, तो ये चीजें हैं, है ना। अब सर यस, सर बोलो। सर वो जो आपने फॉर्मूला लिखा E = P² / 2m, वो तो क्लासिकल फिजिक्स में वैलिड होता है ना? एक्चुअली वो यहां पर भी तुम्हारे पास वैलिड रहेगा, जैसे अगर तुम यहां पर बात करते हो, लेट्स से मैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन की बात करूं, स्क्रोडिंजर इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं, एच साई इज इक्वल टू ई साई, यही है। अब यहां पर तुम हैमिल्टन ऑपरेटर तुम डालते हो, तो यहां पर क्या लिखते हो इसको, एच कट स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m, साथ में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस में वी ऑफ एक्स साई, राइट, ऐसे लिखते हो ना, यस और नो, राइट, इज इक्वल यस टू ई सर। साई तुम्हारे पास यहां पर रहता है ऐसे। तो अब ये जो टर्म है ये कुछ और नहीं, तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास क्या होती है, पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m होती है। ठीक है, पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m, तो ये वही एनर्जी है यहां पर। ठीक है, तो पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m, क्योंकि इनसाइड द बॉक्स तुम्हारी पोटेंशियल जी तो जीरो है, तो जो भी एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी से आएगी। क्या रियलाइज कर रहे हो ये चीज, यस। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m ही होती है, राइट। तुम यहां पर मोमेंटम ऑपरेटर को डालो, यहां पर माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स साई डिवाइड बाई 2m, इसका स्क्वायर कराओगे ऊपर वाले का, तुम्हें वही चीज मिलेगी। क्या चीज समझ पा रहे हो, ओके, तो ये चीज है। ठीक है, और गाइस यहां पर ऑपरेटर का स्क्वायर, एक्चुअली साई साथ में नहीं आएगा, ऑपरेटर का स्क्वायर जस्ट, साई तो सिंगल ही आएगा, ऑपरेटर का स्क्वायर 2 बार ऑपरेट हुआ पी के, ओके, तो ये चीज है। तो ऐसे तुम्हारे पास यहां पर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल निकल के आएगा, ओके। तो आई होप कि यहां पर जो चीज है सभी को यहां पर क्लियर होगी। अब और क्या आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन और बन सकता है कि जैसे कि हमारे पास यहां पर अभी हमने एक देखा कि तब हमारे पास ये जो वेव फंक्शन था ये रियल नेचर है वेव फंक्शन का, है ना। तो रियल नेचर के केस में हमने यहां पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 निकाली। क्या ये हर एक रियल वेव फंक्शन के लिए ट्रू होगा, या ये कोई स्पेशल केस है, क्वेश्चन इस तरह से तुम्हारा बन जाएगा। मैंने क्या कहा कि यहां पर जो वेव फंक्शन है 1D बॉक्स के अंदर, ये तुम्हारे पास एक रियल वेव फंक्शन है, और इसके लिए एवरेज मोमेंटम तुम्हारे पास 0 आ रहा है। तो ये चीज क्या सिर्फ इसके लिए ट्रू है, या फिर हर एक रियल वेव फंक्शन के लिए ऐसा ही हो रहा होगा कि एवरेज मोमेंटम तुम्हारा 0 आ जाए। तो क्या लगता है, इसके बारे में आंसर करो, क्या ये हर केस में 0 होगा, अगर तुम्हें ये लग रहा है तो यस लिख दो, और अगर हर केस में 0 नहीं होगा तो नो लिख दो। चैट बॉक्स में सब लोग अपना अपना ओपिनियन शेयर करोगे, यस या नो। लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा लॉजिक के ऊपर ही आएगा। ठीक है, कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। यहां पर मिक्स ओपिनियन है, कोई यस कह रहा है कोई नो कह रहा है, लेकिन सब लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। सब लोग ऐसे ही है ना जिन्होंने एग्जाम निकाला है, या कुछ ऐसे भी आ रखे हैं बिना निकाले। भाई अगर सबने निकाल रखा है इंटरव्यू देने वाले कुछ दिनों में, तो आंसर आना चाहिए ना, कोई तो तुम्हारा ओपिनियन होना चाहिए। गलत हो सही हो वो बात की बात है, लेकिन तब तक अपने ऊपर तुम वो ही नहीं ले पाओगे, स्टैंड नहीं ले पाओगे जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो एग्जाम में भी तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे वहां पर इंटरव्यू में। ठीक है, तो प्लीज स्टैंड लेना सीखो, ओके। तो देखो गाइस, मैंने यहां पर तुमसे पूछा था क्या हर एक रियल वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 होगी या फिर नहीं होगी, ये मेरा क्वेश्चन था।
तो इसका तुम बड़ा आसानी के साथ आंसर कर सकते हो कहां से, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस आयोटा एच का डिवाइड बाई 2m। ठीक है, साथ में साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स, माइनस में साई डेल साई स्टार बाय डेल एक्स। राइट, ये अपने पास होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, एंड तब हम यहां पर इसको निकालते हैं, जैसे कि लेट्स से तुमने ईएम वेव कह रहा हूं, तुमने यहां पर सबने प्लेन वेव के लिए या फिर तुमको फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन के लिए तुम सब लोगों ने सोल्व किया होगा इसको। ठीक है, राइट, तब हमारे पास जो साई है वो एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स हो, सबने सोल्व किया होगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, सबने ये चीज सोल्व की होगी, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एंड खासकर तुम्हारे जेस्ट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जेस्ट में तो यहां से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जेस्ट 2023 में लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए थे इसी टॉपिक से, मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अपने पास यहां पर जो जे का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर क्या निकल के आता है, एच कट के डिवाइड बाई एम एंड साथ में मोड ऑफ ए स्क्वायर, अगर यहां पर एक ए भी लगा हुआ है तो इस तरह से निकल के आता है। ठीक है, और यहां पर जो ये एच कट के होता है ना, ये और कुछ नहीं, तुम्हारे पास ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम होती है इस तरह से। तो यानी कि यहां पर तुमने क्या समझा कि जो तुम्हारे पास ये वेव फंक्शन है, ठीक है, ये अपने पास इस तरह की फॉर्म रखता है कि यहां पर मोमेंटम आता है डिवाइड बाय एम एंड साथ में मोड का ए स्क्वायर जाएगा। ठीक है, एंड तुम जितने भी तुम्हारे पास रियल वेव फंक्शन होंगे जहां पर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, जैसे यहां पर तो एक कॉम्प्लेक्स आयोटा आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास एक रियल वेव फंक्शन होता अगर मेरे पास, तो इसका जो साई स्टार होता ये साई के इक्वल होता, और तब साई स्टार साई के इक्वल है, तो यहां पर जो ये वाला फैक्टर है और ये वाला फैक्टर है सेम चीज होता, क्योंकि साई और साई स्टार सेम चीज है ना, तो ये वाली कंप्लीट टर्म और ये वाली कंप्लीट टर्म सेम रिजल्ट देती। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या मिल जाता मेरे को, यहां पर जे 0 मिल जाता, और जे का 0 होने का क्या मतलब है कि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 है। ये शॉर्ट वे है जहां से तुम कह सकते हो किसी भी रियल वेव फंक्शन के लिए तुम्हारे पास से 0 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन से करना चाहो ऑफ कोर्स तुम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हो, जो भी तुम्हारे मन में रैंडम आया ना, जो भी तुम्हारे मन में वेव फंक्शन आया, कोई भी वेव फंक्शन चूज कर लो अपनी मर्जी से, सब लोग अलग अलग सोचेंगे। ठीक है, वेव फंक्शन, राइट, ऑफ कोर्स सबका माइंड अलग अलग है, तो अलग अलग वेव फंक्शन दिमाग में आएगा, इसको सोल्व करोगे ना तो ये 0 ही आएगा। चाहे ऐसे करके देख लेना, जो तुम्हारा मन करे वो सोच लो, अगर तुमने कैलकुलेशन ठीक से परफॉर्म की है तो ये 0 ही आएगा। समझ में आया? ठीक है, और इसका आंसर तुम यहां से भी दे सकते हो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से, या फिर इस चीज को सोल्व करके दिखा सकते हो किसी भी वेव फंक्शन के लिए, लेकिन ये वाला थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, यहां से क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। तो ये वाला जो है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालने में भी हेल्प करता है। एंड जस्ट 2023 के अंदर भी एक क्वेश्चन था जहां पर तुमसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पूछी गई थी। इसी तरह से HCU 2018 के अंदर भी एक क्वेश्चन था जहां पर एक वेव फंक्शन रखा था बड़ा बेकार सा, राइट, एंड वहां पर तुमसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पूछी गई थी। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए तुम तुरंत कर सकते हो, नहीं तो फिर यार डेरिवेटिव लोगे टाइम लगेगा, इंटीग्रेशन कराओगे टाइम लगेगा। डायरेक्टली इस कंसेप्ट का यूज करो, सीधा तुरंत होगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से तुम्हारी यहां पर चीजें काम करेंगी। ठीक है, और अब तुम में से दिमाग में का दो कि आ सकता है यहां पर कि भाई रियल के लिए हमारे पास ये फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करेगी। भाई देखो, अगर तुम्हारे पास कोई रियल फंक्शन है, ठीक है, तो तुम अपनी तरफ से आयोटा 0x तो लिख ही सकते हो ना, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ भी हो रियल पार्ट, ये तो फॉर्म तुम डेवलप कर ही सकते हो ना, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर इस रियल पार्ट से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, चाहे फंक्शन ऑफ एक्स तुम्हारे पास क्यों ना हो, उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, और चाहे से तुम इसको इसके अंदर पुट करा के देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से कोई इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा इस एवरेज मोमेंटम के ऊपर। ठीक है, एवरेज मोमेंटम के लिए सिर्फ ये वाली टर्म रिस्पॉन्सिबल होगी जो कि फ्री पार्टिकल वाली टर्म होती है, e की पावर आयोटा के एक्स वाली टर्म। ठीक है, जो एक्स का यहां पर कोफिशिएंट होता है एच कट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा मोमेंटम आ गया, दैट्स इट। क्वेश्चन विद इन कुछ सेकंड खत्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास यहां पर आएगा क्या, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम, मतलब ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम आएगी। तो आई होप कि चीज यहां पर सबको समझ में आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो मैंने यहां पर आइगन वैल्यू एक्सपेक्टेशन से शुरू किया था, एंड एक के बाद जो मैंने वर्ड यूज किया सॉल्यूशन के अंदर, उससे रिलेटेड मैं यहां पर क्वेश्चन फ्रेम करता गया। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से तुम्हें यहां पर अपना अपने माइंड को डेवलप करना है बचे हुए दिनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास यहां पर क्या है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ए सॉलिड एंड अ होलो सिलेंडर।
अब गैस अपने दिमाग में एक्सपेरिमेंट सोचो जहां पर तुम ये डिफरेंशिएट कर सकते हो कि तुम्हारे हाथ में दो ऑब्जेक्ट दे दिए गए हैं, एक होलो सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, एंड तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा होलो है। तो जल्दी से करो खुद से, ठीक है। कम से कम दो एक्सपेरिमेंट सोचो, राइट, कम से कम दो एक्सपेरिमेंट सोचो जहां से तुम ये चीज डिफरेंशिएट कर सकते हो इन दोनों को। गाइस ध्यान रखना, टीएफआर, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो टीएफआर में है, उनसे मेरी बात हुई थी, आज नहीं 2-3 साल पहले बात हुई थी। तो वो ये बात कर रहे थे कि उनको ना एक सेमेस्टर के अंदर ये बोला गया था कि तुम्हें एक नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, ठीक है। मतलब जो तुम बुक्स में पढ़ते हो ना एक्सपेरिमेंट, वो परफॉर्म नहीं करवा रहे, खुद का एक नया एक्सपेरिमेंट तुम्हें सोचना, ये उनके क्यूरिकुलम में था, ठीक है। तो तुम्हारा माइंड भी उसी तरह से डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में फॉर श्योर, जहां पर तुमसे एक्सपेरिमेंटल कुछ चीज रखी होगी कि इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बताओ क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहां पर भी तुम्हारे पास उसी तरह का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर तुमसे और 2 वेज पूछे, 2 एक्सपेरिमेंट पूछे हैं कि 2 एक्सपेरिमेंट यहां पर सोचो जहां से मैं डिफ्रेंशिएट कर सकें। एक तो सब लोग कर देंगे, ठीक है, और 2-3 लोगों ने कर भी दिया है, लेकिन मैंने था सेकंड वाले सोचने में, क्योंकि फर्स्ट वाला तो एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, काफी बार टीएफआर में भी आया हुआ है, जस्ट में भी आया हुआ है, ठीक है, जैम में भी आया हुआ है एक वे तो, ठीक है। लेकिन जो दूसरे वाला वे है वहां मेन जाएगा। और दोनों का गाइस मास सेम है, ठीक है, और डेंसिटी तो सेम है, मतलब दोनों चीजें, मतलब मास सेम है तुम्हारा, बेसिकली मेन चीज, ठीक है, मास सेम। मास और साइज सेम है, ठीक है, दो चीजें सेम है, मास और साइज। नाइस। तो कुछ आंसर्स आए हैं, काफी अच्छे अच्छे ओपिनियंस मिले हैं लोगों से, ठीक है, मतलब काफी अच्छा है इसमें। तो यही चीजें चाहिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तुम्हारे थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहे हो, ठीक है। तो आप फिर शुरुआत करते हैं, वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक तो सबको पता है, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों ऑब्जेक्ट का हमारा अलग अलग होगा। तो एक इंक्लाइंड प्लेन लो, इसके ऊपर से यहां पर रोल करा दो, ठीक है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइम इसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, कि जी साइन थीटा 1 डिवाइड, मतलब डिवाइड बाय 1 माइनस में एम आर आई डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में फॉर्मूला एक्सेलरेशन का इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तब एक ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ आता है तो, ठीक है। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा, तो एक्सेलरेशन दोनों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा होलो है, कौन सा सिलेंडर है। तो पहला तरीका हो गया ये हमारा, ठीक है। दूसरा तरीका, हम एक एक्सपेरिमेंट और डिजाइन कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे ही, और वो क्या है कि उनको ऑक्सीलेट करा दो, ठीक है, उनको क्या करा दो, ऑक्सीलेट करा दो। कि लेट्स से तुमने यहां पर ये लिया, सिलेंडर लिया इस तरह से, ठीक है, राइट, और ये तुमने यहां पर एक एक्सिस इसकी फिक्स कर दी, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है। एंड तुमने इसको ऐसे लेकर गए साइड में, यहां से रिलीज कर दिया। अब क्योंकि इसका मोमेंट, एक मिनट, इससे तो नहीं कर पाओगे, सॉरी, अबे इससे नहीं हो पाएगा, ये मैंने तुम्हारा देखा था अभी चैट चैट में, इससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा ना, यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका यहाँ पर होगा, ये अपने पास सेम ही होगा, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई टू टू, राइट। तो वो सबका सेम ही होगा, यहाँ पर इसके फर्क नहीं पड़ेगा होलो है उससे होने से, ठीक है, राइट, ठीक सर है। एक मिनट, जस्ट एक मिनट गाइस, जस्ट एक मिनट।
नहीं सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट होगा, सॉरी माय बैड, सही हो तुम, इससे होगा। ठीक है, एक में एम आर स्क्वायर होगा और एक में एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे थे? एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखकर अगर उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूँ तो डिफरेंट आ जाएगा ना? लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी के लिए तुम ऐसे तो मेजर नहीं कर पाओगे ना, तुम्हें फिर उसके लिए सेटअप चाहिएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। राइट, तो मेहनत ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसके अंदर फिर मेहनत एफर्ट ज्यादा हो गया। ठीक है, राइट, मतलब वो सस्ता तरीका नहीं है करने का। तो गैस यहाँ पर भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दोनों का अलग अलग होगा, सॉलिड का भी और होलो का भी। तो यहाँ पर भी तुम इसका टाइम पीरियड फाइंड करके कर सकते हो कि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग आएगा, तो यहाँ से वो डिफरेंशिएट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो टाइम पीरियड इवेल्युएट करोगे, यहाँ से अपने पास डिस्टिंग्विश हो जाएगा। और क्या तरीका हो सकता है हमारा? तीसरा वे सिलेंडर है, सिलेंडर को मैं क्या करूंगा? स्ट्राइक करूंगा। ठीक है, तो तब मैं स्ट्राइक करूंगा इसको, तो यहां पर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग साउंड आएगी, होलो के लिए अलग टाइप की साउंड आती है। तो वहां से पता चल जाता है, सीआईडी देखा होगा बचपन में सबने। ठीक है, तो क्या करते थे? दीवार के ऊपर जाके से टक टक करते थे, होलो आती थी तो फिर वो अलग आवाज आती थी ना। राइट, तो वही चीज है। ठीक है, तो सॉलिड अलग से बोलेगा और होलो अलग से बोलेगा, तो वहां से भी तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो साउंड से। तो ये तुम्हारे पास यहां पर हो गया एक। ठीक है, तो ये तीन वे जो तुम्हारे थोड़े सस्ते में आराम से तुम आराम से डील कर सकते हो इनको। ठीक है, फिर एक थोड़ा मेहनत वाला काम भी है, ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है सोचना। ठीक है, लेकिन ऐसे भी तुम कर सकते हो, और ये आंसर किसी ने नहीं किया था ये वाला। अपने पास ये क्या है? लेट्स एक सिलेंडर है हमारे पास, अपने पास यहाँ पर क्या है? सिलेंडर है। एंड लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि ये सिलेंडर हमारे पास यहाँ पर सेम मटेरियल, देखो अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, हो सकता है मटेरियल सेम हो सकता है मटेरियल डिफरेंट हो। तो मैं यहाँ पर मानते हुए चल रहा हूँ कि लेट्स से मेरे पास मटेरियल सेम है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर क्या है? मटेरियल सेम है। तो मटेरियल सेम होगा तो उसकी कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होगी? सेम होगी। कंडक्टिविटी कह लो या रेजिस्टिविटी कह लो, उसकी सेम होगी। ओके, तो अगर मैं, और ये मेटल भी होना चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है, तभी करंट कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास यहाँ पर मेटल भी होना चाहिए, तभी ये वाला तुम प्रोसेस अपना सकते हो। अगर ये मेटल नहीं है तो फिर अगेन ये वाला चीज तुम्हारी किसी काम की नहीं है, वाली अप्रोच। ठीक है, तो अपने यहाँ पर इसके पास हम रेजिस्टेंस होनी चाहिए और जिससे करंट हमारे पास हो रहा हो। ठीक है, मतलब करंट इसके थ्रू जाना चाहिए, राइट, कंडक्टर होना चाहिए हमारा। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा फिर? अगर अब मेरे पास यहाँ पर एक मटेरियल है, दो है मेरे पास सिलेंडर, एक मेरे पास होलो है, एक मेरे पास यहाँ पर क्या है? सॉलिड है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दो? सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर तुम्हारा मटेरियल सेम है तो एक में तुम्हारे पास यहां पर क्या होगा? रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, एक में कम होगी, मतलब जो इसकी रेजिस्टेंस आएगी, जो रेजिस्टिविटी नहीं गाइस, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो मटेरियल डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस आएगी वो एक में ज्यादा आएगी, एक में कम आएगी। क्यों आएगा ऐसा? क्लास 10th याद करो, वहां पर हमने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रो एल बाय ए, कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर होता है, रजिस्टिविटी के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, साथ में एल डिवाइड बाय ए, लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी रेजिस्टेंस उतनी बढ़ जाएगी, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो हम यहां पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा करके इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी, ठीक है, तो समझ जाना वो होलो है, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर मटेरियल कम प्रेजेंट है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम आएगी, तो वहां से तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो होलो और इसमें। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो रेजिस्टेंस कर लो यहां पर मेजर, और वहां से तुम डिस्टिंग्विश कर पाओगे मेजर रेजिस्टेंस। लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? रो सेम होना चाहिए। ठीक है, रो भी और लेंथ भी, अगर लेंथ अलग अलग है फिर अगेन कोई फायदा नहीं इस एक्सपेरिमेंट का। तो अगर रो और लेंथ तुम्हारे पास सेम है तो ये तरीका तुम्हारा काम कर जाएगा। ठीक है, रो एंड एल आर सेम, तो ये तभी काम करेगा। मेजर रेजिस्टेंस इफ लगा लेना, यहां पर कंडीशन है इफ रो एंड एल आर सेम। तो इस तरीके से भी तुम अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी तुम अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, और अब जैसे मैंने यहां पर तुम्हें कहा था कि सेम मास है, तो अगर सेम मास होगा ना और सेम वॉल्यूम होगी उसकी, ठीक है, मतलब साइज सेम है और उसकी मास सेम है, तो उस केस में तुम वोटर वाले वे से नहीं कर पाओगे। पांच मतलब एक मेथड और बता रहा हूं मैं यहां पर, तो तुम उस वोटर वाले से नहीं कर पाओगे। लेकिन लेट्स से अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि उसका मास डिफरेंट है, ठीक है, मटेरियल तुम्हारे पास सेम है, मतलब उसकी मास डेंसिटी तुम्हारे पास सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो ऑटोमेटिकली वो मास डेंसिटी सेम हो जाती है। ठीक है, और साइज सेम है। तो अगर मैं तुम्हारे पास यहां पर पांचवा मेथड ये कहूं कि भाई एक वाटर है और वाटर के अंदर मैं सिलेंडर को इस तरह से डिप कर देता हूं, ऐसे। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास डेंसिटी सेम है, साइज सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा?
दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग होगा, एग्री, यस और नो? तो जिसकी वजह से यहां पर ये क्या करेंगे, जो ये मास स्पेस करेंगे वो अलग अलग अमाउंट का करेंगे, ठीक है? तो वहां से भी तुम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो फिर। तो ये तुम्हारे पास यहां पर पांचवी अप्रोच हो जाएगी डिस्टिंग्विश करने की कि होलो है कि सिलेंडर है। तो ये तुम डिफरेंट डिफरेंट वेज यहां पर सोच सकते हो, ठीक है? यहां पर रेजिस्टेंस फाइंड की, यहां पर कितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया वो फाइंड किया, यहां पर एक साउंड से हमने किया आइडेंटिफाई, और दो तरीके हमने यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से देखा, ठीक है? तो ये चीजें हैं। तो हो सकता है तुमसे सिर्फ एक ही पूछे कि एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करो, हो सकता है तुमसे दो एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है? क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि प्रोफेसर उम्मीद रखते हैं कि तुम उस तरह से आंसर करोगे, एंड में भी तुम उस तरह से आंसर ना करो, तुम्हारा दिमाग कहीं और चला गया, ठीक है, तुम दूसरे वे से कर रहे हो, फिर उस केस में तुमसे प्रोफेसर पूछ लेगा एक और वे बताओ, ठीक है? तो बेसिकली वही बात है कि प्रोफेसर के मन में शायद से हो सकता है कि उससे रिलेटेड तुम्हारे लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो पहले तुमसे वो आंसर निकलवाने की कोशिश करेंगे, तुम वहां तक पहले पहुंचो, और तब तुमने उसका आंसर किया, फिर जो प्रोफेसर के मन में क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो तुमसे वहां पर पूछ सकते हो, क्योंकि थोड़ा वक्त तो यार प्रोफेसर भी करके आएंगे ना, क्वेश्चंस की लिस्ट वो भी प्रिपेयर करके आएंगे पहले से, किसके बाद मेरे को ये पूछना है, ठीक है? तो वो हो सकता है कि तुमसे इस तरह से एक आधा मेथड और एक्स्ट्रा पूछ लें ताकि तुम उनके अकॉर्डिंग आंसर करो, एंड फिर वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करें, ओके? तो पॉसिबल है, ठीक है? जैसे कि इसका जो सबसे मोस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले कंसेप्ट से रहेगा, ठीक है? राइट? फिर तुमसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है, क्या है हमारे इसके शेप के ऊपर मतलब क्या इसकी हमारे साइज के ऊपर डिपेंड करता है, क्या मास के ऊपर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, ठीक है? ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, क्या ये हमारे मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? क्या ये हमारे साइज के ऊपर डिपेंड करता है? तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम मतलब तुमसे पूछा जा सकता है। तो वो डिपेंड नहीं करेगा, क्यों नहीं डिपेंड करेगा? क्योंकि भाई तब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालोगे ना, लेट्स से तुम्हारे पास यहाँ पर स्फीयर होता, या लेट्स से सिलेंडर मान लो, तो सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr²/2, राइट? क्या आएगा mr²/2। तो तब mr²/2 यहाँ पर तुम डालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? तो mr² से mr² तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर तुम्हारा यहाँ पर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो ना तो वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना तुम्हारे वो साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो तो शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि शेप उसकी सिलेंडर है, राइट, या फिर वो स्फीयर है, या फिर होलो स्फीयर है, होलो सिलेंडर है, राइट? तो उस चीजों के ऊपर तुम्हारा वो डिपेंड करेगा, समझ पा रहे हो? तो वो चीजें तुम्हारे पास है यहाँ पर, ठीक है? तो तुम्हें उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर सोचना है, ओके? एंड आई होप ये चीज यहाँ पर सबको समझ में आएगी, कोई दिक्कत की बात इसके अंदर नहीं रही होगी, ठीक है? ओके, एंड आई गेस गाइस मैंने ना स्टार्टिंग में थोड़ा गलत बोल दिया था, आई गेस मोस्ट वाली मैंने गलत ही बोला है, मैंने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 बोल रहा था शायद से, है ना? mr²/2 नहीं होगा यहाँ पर, वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना। अगर लेट्स से मेरे पास ये रोड होती तो यहाँ पर अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, इसका रेडियस 0 होता, थिन रोड होती ml²/3, तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ना, राइट? तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म भी आती, सबको पता है सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है? क्लास में हमने डिराइव भी कर रखा है, राइट? सबने किया होगा, इवन क्लास 11th में ही पढ़ते हैं वो चीज, तो ठीक है? तो अगर मैंने पहले गलत बोला था तो प्लीज मैं अभी यहाँ पर करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, ठीक है? फ्लो में वहां पे शायद मैंने गलत बोल दिया था मोस्ट प्रोबेबली, ओके? तो यहाँ पर अपने पास वो ml²/3 वाली टर्म भी एक्स्ट्रा आएगी, ध्यान रखना, ओके? तो ये चीजें हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन तुम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, तुम्हें अपनी तरफ से कोई डाउट हो भी यहाँ पर तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के, और जल्दी ही नेक्स्ट सेशन का भी तुम्हें शेड्यूल दे दिया जाएगा, इनफैक्ट सारे सेशंस का मैं शेड्यूल देने वाला हूँ जल्दी, ठीक है? राइट? कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो। तो ठीक है गाइस, फिर आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, एंड लेट्स से गाइस देखो, तुम्हें हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन्स भी, मतलब कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हो जो तुम्हारे स्टक हो रहे हो, ठीक है, जिनका तुम आंसर पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो खुद से, ठीक है? तो उस केस में तुम मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड मैं कोशिश करूँगा उनको कि हम सेशंस के अंदर उनको इंक्लूड कर लें, ठीक है? राइट? क्योंकि तुम खुद से भी प्रिपेयर कर रहे होगे, थोड़ा इधर उधर देख रहे होगे, बुक्स रेफर कर रहे होगे, मे भी तुम थोड़ा डाउट आ रहा हो, तो मेरे को तुम फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है? एंड आई विल वर्क ऑन इट, ओके? ठीक है? तो हमारे सेशंस के अंदर वो तुम्हारी तरफ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? और मेरा जो मेन फोकस है, देखो तुम्हें कंसेप्ट तो ये तो है नहीं कि भाई 10 दिन में तुम्हारा बिल्कुल तुम्हें फिजिक्स सारी सिखा दूंगा मैं, क्योंकि इंटरव्यूज तुम्हारे 10 दिन के अंदर लगभग शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले TIFR का आई गेस 18 को है उसका इंटरव्यू, 18-19 को, ठीक है? तब भी है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई 10 दिन में तुम्हें पूरी फिजिक्स आ जाएगी, ठीक है? वो तुम्हें पहले से, तुमने साल भर पहले प्रिपरेशन की है। मेरा यहाँ पर जो मेन मोटिव है कि जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने पुट हो सकते हैं जिस तरह के, उनको मैं तुम्हारे सामने लेके आऊं, एंड क्या तुम्हारा उसमें थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो तुम्हारा डेवलप हो रहा हो, वो हमारा यहाँ पर मेन मोटिव है, ठीक है? राइट? और किस तरह से मेनली हमें आंसर करना है, और हमेशा ना ध्यान रखना कि जो भी तुम आंसर करो ना उसके अंदर कोई भी गलती से ऐसे टर्म मत यूज करना जिसके बारे में तुम्हें ना पता हो। कभी कभी ये होता है कि भाई हम आंसर करने के लिए ना एक आधे फैंसी वर्ड्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता।
तो ऐसी टर्म्स को अवॉइड करना, ठीक है, जिसको तुम एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है, सिर्फ ऐसी ही टर्म्स तुम्हें यूज करनी है अपने इंटरव्यू के अंदर, इस चीज को तुम ध्यान रखोगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, होममेड एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड इनफैक्ट गाइस देखो, एक चीज और बोल देता हूँ, जैसे अभी तो टाइम है काफी, ठीक है, तुमने अपने बीएससी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन फॉर श्योर तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा फेवरेट एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, जो तुमने बीएससी में इतने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तुम्हारे फेवरेट एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जाएगा। एंड फिर वहां से तुम्हारा जो तुम एक्सपेरिमेंट बोलोगे, कोई भी वहां से रैंडम क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा दो एक्सपेरिमेंट अपने जो तुम्हें थोड़े अच्छे लगे, ये नहीं कि काफी बेसिक एक्सपेरिमेंट पकड़ लिए कि तुमने क्लासिकल में कोई एग्जांपल लिया है बेकार सा, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट ढूंढ लो अपनी तरफ से, ठीक है, राइट, और उसको पढ़ लेना अच्छे से, उसके बारे में तुम्हें एक एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ करने के लिए, होल इफेक्ट सबने पढ़ा है, ठीक है, होल इफेक्ट का कर लेना काफी अच्छा रहता है, ठीक है। तुमसे सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि तुम्हारे पास एक दो सेमीकंडक्टर दे दिए, एन टाइप पी टाइप, अब बताओ कौन सा एन टाइप पी टाइप, कैसे बताओगे, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट को करना जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो, तुम्हें लगे कि हाँ भाई ये बीएससी लेवल स्टफ है, ठीक है, ये नहीं कि क्लास 11 12 को एक्सपेरिमेंट चूज करके बोल दिया, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे लेवल का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ताकि प्रोफेसर को पता चले हाँ भाई बच्चा अच्छा है, ठीक है, राइट। एंड अगेन थॉट प्रोसेस मेन चीज है, ओके। तो ठीक है गैस, फिर गैस अगर तुम्हें मेरा अभी तक मोबाइल नंबर नहीं पता गैस, तो प्लीज लिख लो। हालांकि यार हर जगह अवेलेबल है, वेबसाइट, यूट्यूब, हर जगह पे मैंने डाल रखा है, 9971 029 358, ठीक है। इस नंबर पे तुम अपने डाउट स्टॉप कर सकते हो, ओके। हाँ तुम सोच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, तुम अपना 1 मिनट का टाइम ले सकते हो, सोच सकते हो। इनफैक्ट जैसे कभी कभी ग्राफ के क्वेश्चन दे देते हैं तुमसे, डेरिवेशन करने के लिए बोल देते हैं तुमसे, ठीक है, तो ग्राफ की भी तुम्हें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एंड ग्राफ के लिए तुम्हें पता होना चाहिए एक सॉफ्टवेयर होता है डेस्मोस, ठीक है। तो तुम इसको भी रेफर कर सकते हो साइड बाय साइड, जो भी तुम्हारे मन में एक्सप्रेशन आ रहा हो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं ग्राफ से रिलेटेड, जैसे तुमसे पूछा कि एक्स की पावर एक्स का ग्राफ बना के दिखा दो, ठीक है, एक्स की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना दो, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर का ग्राफ बना दो, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ तुम्हारे आने को आ सकते हैं, ठीक है। तुम ग्राफ बना दो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद लेट्स से मैंने कर दिया e की पावर i तक x, ये मैंने आज ही आईटी जेम वाले कोर्स में करवाया, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ मैंने आज ही आईटी जेम के कोर्स में कराया क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन फंक्शन है इधर, और ये तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन है, तो उनकी जस्ट मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन आ रखा था किसी एग्जाम में, कोई याद नहीं कि कौन से एग्जाम का पीवाईक्यू था, ठीक है, तो वहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन था, ठीक है। तो जस्ट उसके अंदर मैंने ग्राफ भी बनवाया था, फिर इसका कि ग्राफ कैसा आएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकते हैं सीधा सीधा, और इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे इनके ग्राफ फ्लोट होंगे, ओके, ठीक है, राइट। फिर तुम्हारा लो एक्स का हो गया, ठीक है। फिर तुमसे पूछ लेगा कि अगर तुम्हारे पास कोई एक फंक्शन है, लेट्स से मैं यही वाला फंक्शन मैंने पिक कर लिया, इस फंक्शन के अंदर अगर मैंने यहाँ पर +1 करा दिया, तो इस +1 से क्या हो रहा होगा, -1 करा दिया, इस -1 से क्या हो रहा होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे ग्राफिक्स से भी बनते हैं, एक नॉर्मल सी बात है, बनते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यूज में, ओके, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं कि तुम्हें ग्राफ की कितनी नॉलेज है, क्योंकि देखो अगर हमारा कोई भी रिजल्ट्स हो गया, ठीक है, वो हम ग्राफ से समझते हैं कि क्या चल रहा है उसके साथ, तो ये नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, ठीक है, ग्राफ्स की, ओके। देखो थॉट प्रोसेस अपना ज्यादा डिटेल में तभी बताना तब तुम क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं, मतलब आंसर नहीं कर पा रहे हो सही से, ठीक है। तो तुम उसके बारे में तुम कह सकते हो कि भाई मेरे को एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ये सोच रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो वहां पर तुम पॉसिबल वे बता सकते हो कि इस तरह से अप्रोच किया जा सकता है, मे बी, ठीक है। मैंने कहा ना कि वो जानने में इंटरेस्ट होंगे कि तुम्हारा जो लेवल है थिंकिंग का वो कैसा है, ठीक है, वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ना कि जो तुम्हारा करेक्ट आंसर के ऊपर, ठीक है। करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारा वे क्रिएटिव है वो भी सफिशियंट है।
बस इतना ध्यान रखना कि बातें हवा में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आधे होते हैं कि हवा में कुछ भी कहते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे, तो वो वाली चीज नहीं, एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए हर चीज के पीछे, ठीक है। बातें हवा में नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा। ओके, तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। शेड्यूल जल्दी शेयर कर दिया जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स एंड कोई अगर एनरोल करना चाहता है अभी, तो गाइस गूगल फॉर्म का लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो वहां जाकर के एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर, एंड टिल देन बाय।